हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील आजौरिया, एसोसिएट प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MIT मेरठ। इस लेक्चर्स के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स क्या हैं। इनके अलावा इस लेक्चर्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है कि एयर पोल्यूशन के जो कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हियर यू कैन सी दैट एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसा अभी मैंने आपको इससे जो मेरा फर्स्ट लेक्चर्स था इसमें भी मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ था कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे थोड़ा हम थोड़ा ब्रॉड में डिस्क्राइब करेंगे इन चीज़ों को कि पर्टिकुलरली हमें एयर पोल्यूशन के बारे में ही इस लेक्चर्स के अंदर स्टडी करना है। तो जैसे एयर पोल्यूशन क्या है, तो एयर पोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट्स इन द एयर इन सच quantities and for such durations which may be or tend to be injurious to human, animal or plant life or property, or which unreasonably interferes with the comfortable uses of air। तो एयर पोल्यूशन को जो डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन में जो हमारे इस एयर को जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चिमनीज़ लगी हुई हैं, उनके अंदर से जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो निकल रहे हैं, टॉक्सिक गैसियस पोल्यूटेंट्स जो निकल रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को, इस एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो प्रेजेंस रहती है, अभी हम इस क्लास में जो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं और कौन कौन से गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन क्या है कि एयर पोल्यूशन किसी भी व्हीकल्स के थ्रू या फिर चिमनीज़ के थ्रू जो एयर को, जो उसके अंदर टॉक्सिक गैसियस पोल्यूटेंट्स उस एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो वो जो मिक्स होकर एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली एयर पोल्यूशन। ठीक है, नाउ बोथ नेचुरल एंड और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, बोथ नेचुरल एंड और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस एयर पोल्यूटेंट्स which can be solids, larger or some molecules, liquids or gas into the atmospheric that pose problem to human health and other life forms on the earth। जो दोनों both नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, बोथ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स जो मैन मेड है, जो मैन खुद क्रिएट कर रहा है कि वो पॉल्यूशन। ठीक है, उसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो किसके, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए है उसकी। अब जो इसके अंदर यहाँ पर जो देखेंगे आप कि ये मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज कंबक्शन। जो एयर पोल्यूशन का जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है, वो है कंबक्शन। तो कंबक्शन क्या है? ड्यूरिंग कंबक्शन एलिमेंट्स इन द फ्यूल गेट बर्न्ड इन द एयर टू फॉर्म वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे यहाँ पर मैंने ये शो किया हुआ है कि कौन कौन से फ्यूल्स हैं, उस फ्यूल को अगर बर्न किया जाएगा तो गैसियस जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो फॉर्म होते हैं। मेन कारण इसका यही है कि कंबक्शन होना। जैसे फ्यूल है, फ्यूल में क्या रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, लेड, मरकरी, एस प्लस एयर। एयर के अंदर क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही कंपोनेंट है ना एयर के अंदर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इसको बर्न किया जाता है तो जो गैसियस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स। नॉक्स मीन्स ये एक्स रिप्रेजेंट करता है NO को, NO2 को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सिमिलरली SOX, SOX इसकी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन बिटवीन दी सल्फर एंड ऑक्सीजन, वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड SPM, RSPM, PM10 एंड VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं किसके थ्रू? ये जब फ्यूल मेरा कंबक्शन होता है। तो ये दिस इज द मेन रीज़न, मेन कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में हमने सीख लिया। अब
अब आते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो डिस्क्राइब किया गया है वो 2 टाइप्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट इज़ दी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड इज़ दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, द पोल्यूटेंट्स विच आर बीइंग इमिटेड इनटू द एयर डायरेक्टली बाय दी पॉइंट और एरिया लाइन सोर्सेस, वो डायरेक्टली इमिटेड होते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, तो दैट इज़ द प्राइमरी। और प्राइमरी के अंदर कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं? तो ये पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से फॉर्म होते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से फॉर्म होते हैं। सम ऑफ दी रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय दी सनलाइट। उसमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी कैटलाइज्ड होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो अकर्स होती हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो एसिड रेन्स, स्मोक, ओजोन, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल पेन। तो ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो दीज आर दी बेसिकली टाइप्स ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, तो एयर पोल्यूटेंट्स को क्लासीफाई कितनी कैटेगरीज में किया गया है, किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है एयर पोल्यूटेंट्स को। तो यहाँ देख सकते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको यहाँ पर जो है कैटेगराइज किया गया है एयर पोल्यूशन को। फर्स्ट इज दी नेचुरल कंटामिनेंट्स, सेकंड इज दी एरोसोल्स मीन्स पर्टिकुलेट्स एंड थर्ड इज दी गैस एंड वेपर्स। तो फर्स्ट जो है नेचुरल कंटामिनेंट्स के अंदर जो आता है वो नेचुरल फॉग, जो फॉग जो आपको देखने में मिलता है, फॉग, पोलन ग्रेन, बैक्टीरिया एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ये नेचुरल कंटामिनेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग्स हैं, नेचुरली रहते हैं। सेकंड है एरोसेल या फिर इनको पर्टिकुलेट्स भी बोलते हैं, पर्टिकुलेट्स जिसके अंदर डस्ट, स्मोक, मॉइस्ट एंड फॉग जो पर्टिकुलेट्स हैं। तो पर्टिकुलेट्स के अंदर एक पर्टिकुलेट मैटर्स भी आता है, वो भी हम आगे इसके जो स्लाइड्स रहेंगी उसमें डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। थर्ड जो है गैसेस एंड वेपर्स हैं। तो कौन कौन सी गैसेस हैं, वेपर्स हैं, वो जो है जो एयर पोल्यूटेंट्स को, एयर को पोल्यूट करती हैं। जैसे सल्फ़र के कंपोनेंट्स हैं, जो भी सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी इज़ दी क्लासिफिकेशन ऑफ दी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ लिए पोल्यूटेंट्स के, कौन कौन से टाइप्स हैं, 2 टाइप्स के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का है, नेचुरल, एरोसोल एंड गैसेस एंड वेपर्स। अब नाउ वी विल मूव दी इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनको भी कैटेगराइज किया है मैंने थोड़ा सा कि प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, मैन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। तो अभी जैसे इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स है, प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है SO2 कॉजेज क्लोरोसिस एंड आल्सो रिजल्ट इन द डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। तो SO2 से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, उसमें क्या रहता है, वो जो प्लांट के अंदर जो सेल्स है, टिश्यूज़ हैं, उनको डेथ करता है। तो ये इस एयर पोल्यूशन का एक जो मेन इफेक्ट है वो ये है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इज़ आल्सो हार्मफुल टू दी प्लांट, तो प्लांट के ऊपर हार्मफुल है कि अगर सपोज दैट आपका एटमॉस्फेरिक ही गड़बड़ है तो फिर तो दिक्कत है ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो और चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। सेकंड है फ्लोराइड्स एंड पेन डैमेज लीफली वेजिटेबल्स सच एज ल्यूट्यूस एंड स्पिनच। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, है ना, पत्तियों वाली जो सब्जियां हैं, तो उनको भी वो डैमेज करता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोराइड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड।
जो नाइट्रोजन और फ्लोराइड्स जो हमारे एयर पोल्यूशन के, जो एयर पोल्यूशन में जो मिलते हैं नाइट्रोजन फ्लोराइड्स, वो उनके जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या फ्लोराइड ऑक्साइड, तो वो जो ऑक्साइड हैं वो क्रॉप मीन्स फसल, जो फसल की जो ईल्ड है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। समझ गए? जैसे ईल्ड से समझे, ईल्ड क्या है कि हमने कितनी उसके अंदर स्टार्टिंग में जो है लागत लगाई और उसके बाद हमको क्या कितना परसेंट ईल्ड मिल रहा है, कितना परसेंट बेनिफिट मिल रहा है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस फसल क्रॉप की ईल्ड को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है स्मोक ब्लीचेस एंड ब्लेस foliage and of important leafy plants. Hydrocarbon causes premature yellowing, fall of leaf and flower buds, discoloration and curling of sepal petals. आपने देखा होगा कि हाइड्रोकार्बन की वजह से जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, तो वो इसी की वजह से है जिससे कि वो पीली पड़ के वो गिर जाती हैं। तो एक वो भी एक रीज़न है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्मोक एंड डस्ट कवर द लीफ सरफेस एंड रिड्यूस फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। ओजोन डैमेजेस सेरेसल फ्रूट्स एंड कॉटन क्रॉप्स। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो अभी देखिए दिस इज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी प्लांट्स, है ना। वेजिटेबल्स हो चाहे वो प्लांट्स वेजिटेबल्स भी प्लांट्स के थ्रू आते हैं, तो वो है इनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो जब ये हार्मफुल इफेक्ट को भी रिड्यूस करने के लिए हमको क्या है कि एयर को जो है पॉल्यूट होने से बचाना है। और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो भी हम सीख लेंगे कि जो केमिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो एयर पॉल्यूशन की टेक्निक्स हैं जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है इफेक्ट ऑन मैन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है एयर पॉल्यूशन का। भाई देखा होगा ना कि एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है मैन के ऊपर। अगर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में अगर टॉक्सिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स अगर आ जाएं तो वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के थ्रू आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना। आजकल वैसे भी रिसेंटली कहीं एक एयर प्योरीफायर करके डिज़ाइन किया हुआ है, वो घरों में बड़ी बड़ी सिटी में जहाँ पॉल्यूशन की दिक्कत रहती है तो वहाँ अंदर घर में रखते हैं उसको, और जिसके थ्रू जो उसकी जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनको बाहर उसको थ्रो आउट करता रहता है, जिससे कि जो घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन वो उसको कंट्रोल में रखे। ठीक है। जो इफेक्ट ऑफ मैन है वो इफेक्ट ऑन मैन है वो कौन कौन से इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन मैन, ये इफेक्ट्स हैं। ओजोन कॉजेज ड्राइनेस ऑफ म्यूकोनस मेम्ब्रेन्स, चेंज आई विजन, कॉजेज हेडेच एंड पल्मोनरी कंजेशंस। तो जो ओजोन है जो उसके अंदर है ना, तो वो क्या करती है, चेंज आई विजन, आई की जो आपकी जो देखने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको क्या है वो वीक करती है। ठीक है। और हेडेच भी कारण है, सिर में दर्द होना उसका। ठीक है। नेक्स्ट है SO2 कॉजेज ड्राइंग ऑफ माउथ, स्क्रैची थ्रोट, स्मार्टिंग आइज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसके अंदर अगर कोई गैसियस ऐसा पॉल्यूटेंट चला जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है उसकी। नेक्स्ट है SO3 CO NO2 diffuses into blood stream and reduce oxygen transport. CO damages cardiovascular system. Hydrocarbons and other pollutants act as carcinogenic and lead to different cancer. ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक्ट कैसे करते हैं, कार्सिनोजेनिक मीन्स कि जो कार्सिनोजेनिक हैं जो विच लीड्स टू द कैंसर, वो अगर एक स्टेज एक्सेस अमाउंट में अगर वो चला जाए तो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द कॉज ऑफ द कैंसर। ठीक है। कॉटन डस्ट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ब्रोंचिटिस एंड अस्थमास। स्मोकिंग ऑफ टमाको कॉजेज कैंसरस ग्रोथ इन दी लंग्स। लास्ट है स्मोकिंग ऑफ द टमाको। तो हम जो लोग हैं, जो कुछ लोग इसके अंदर जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग से भी क्या है लंग्स के अंदर कैंसर होने का खतरा होता है। तो ठीक है। तो दैट इज़ दी
दीज आर दी बेसिकली इफेक्ट ऑन दी मैन। नाउ जो अब मैं इस एयर पॉल्यूशन के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है। पार्टिकुलेट मैटर इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर वेरिएबल इन साइज। ये साइज है, ठीक है, 0.01 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, ये इतने साइज के बीच में क्या है, वेरी करता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर कंपोजिशन नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएच बोलते हैं जिसको, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसी बोलते हैं, एक्सेट्रा, एंड कंसंट्रेशन। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैसियस पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन दी एयर। जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम जो उसको मेज़र करना हो तो उसका भी अलग से आता है, जो टाइप्स में रहता है पार्टिकुलेट मैटर, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। तो जो 2.5 और 10 है वो उसके साइज़ को डिनोट करता है, 2.5 माइक्रोन साइज टू 10 माइक्रोन साइज। तो पार्टिकुलेट मैटर भी रिमूव करना इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम दी एयर से इसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। टॉक्सिसिटी एंड पेनेट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो जो इस पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी है और जो पेनेट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपोजिशन और साइज ऑफ द पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स के अंदर कंपोजिशन क्या क्या है और उसका साइज क्या है, उस साइज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, उसकी टॉक्सिसिटी और पेनेट्रेशन। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स विद साइजेस फ्रॉम दिस वन। सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स साइजेस रहते हैं 0.05 टू 100 माइक्रोमीटर। जनरल टर्म इज एरोसोल्स। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया था कि एरोसोल्स, ठीक है, एरोसोल्स क्या, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पार्टिकुलेट मैटर क्या ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। डस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्राइंडिंग और क्रशिंग। Fumes are solids particles formed when vapor condensed. Smoke describes particles released in combustion processes. Smoke used to describe air pollution particles. तो ये particulate matters हैं जो एयर पॉल्यूशन में, जो एयर में प्रेजेंट रहता है। अब इसी particulate मैटर का ये इंडिविजुअल मैंने गैसियस पॉल्यूटेंट्स बताया कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में प्रेजेंट रहता है। तो उस अब पार्टिकुलेट मैटर का क्या हेल्थ इफेक्ट है, क्या हेल्थ इफेक्ट रहता है वो देखते हैं। कि जैसे इम्पैक्ट, जो हेल्थ इफेक्ट्स है ना, तो इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, शेप एंड कंपोजिशन। फर्स्टली क्या है कि जो इफेक्ट है वो डिपेंड्स इसी के ऊपर करेगा कि उसका पार्टिकल का साइज़ क्या है, शेप क्या है और कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट है लार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन नोज। जो लार्ज, आपने देखा होगा कि नोज़ के अंदर भी जब कहीं धूल या डस्ट, जो डस्ट वाले एरिए से अगर निकल के जाएं तो वहाँ पे हमारे नाक के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फिर हमको जो वॉश करना पड़ता है ना। तो दैट मे बी द पार्टिकुलेट मैटर जो डिपॉजिट हो जाते हैं उसके अंदर। पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर्स रिमूव इन ट्रैक्लोब्रोनिकल सिस्टम्स। पार्टिकल्स इज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर रीच लंग्स बट आर एक्सेल्ड विद एयर। ये जो पार्टिकल्स हैं 0.5 माइक्रोन से छोटे वाले वो लंग्स में पहुंचते हैं, बट एक्सेल्ड विद एयर, बट एयर के साथ में वो एक्सेल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स 2 to 4 माइक्रोमीटर मोस्ट इफेक्टिवली डिपॉजिटेड इन लंग्स। जो लंग्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, उनका मैक्सिमम जो साइज का जो रेंज है उस पार्टिकल का वो है 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। इनहेलेबल particulate matter includes both fine and coarse particles. Coarse particles aggravation of respiratory conditions such as asthma.
तो इसके जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके ये क्या है, हेल्थ इफेक्ट्स हैं। और फाइन पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर्स है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स में, तो फाइन पार्टिकल्स का इफेक्ट क्या रहता है, वो है इंक्रीज्ड हॉस्पिटल एडमिशंस एंड इमरजेंसी रूम विजिट्स फॉर हार्ट एंड लंग डिसीज, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड डिसीज, डिक्रीज्ड लंग फंक्शन एंड प्रीमेच्योर डेथ। लास्टली प्रीमेच्योर डेथ क्या, कि जैसे आप किसी को सपोज दैट किसी की डेथ अगर 60 ईयर्स में होनी है तो वो ड्यू टू दी एयर पॉल्यूशन जो है वो 50 ईयर्स में या 45 ईयर्स में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दिस इज़ दी प्री मैच्योर, जो मैच्योर होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो प्री मैच्योर डेथ होना भी उस एयर पॉल्यूशन का, उस पार्टिकल्स का, उस पार्टिकुलेट मैटर का, उन गैसियस पॉल्यूटेंट्स का एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ भी हो रही हैं आजकल। ठीक है, अदर इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, कौन कौन से अदर इफेक्ट्स हैं उस पार्टिकुलेट मैटर के, डिक्रीज्ड विजिबिलिटी, जैसे आपने देखा होगा कहीं जहाँ डस्ट पार्टिकल्स है जो अगर आपको दिख जाएगा वहाँ का एयर पॉल्यूशन, वहाँ पर एयर का पॉल्यूशन ज़्यादा है और वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर क्या है, उसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, डिक्रीज्ड विजिबिलिटी एंड डैमेज पेंट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो पेंट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स है उनको जो है वो डैमेज करता है। इसके ये अदर इफेक्ट्स हैं। नाउ ठीक है, अब ये हमने अभी क्या पढ़ लिया कि इसके अंदर कि एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, और उन क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक था पार्टिकुलेट मैटर, वो क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इस एयर पॉल्यूशन के अंदर जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, समझना, इस एयर पॉल्यूटेंट्स में जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि अभी मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो है, इनको मैं ब्रीफ में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ब्रीफ में कर देता हूँ। जैसे यहाँ आप देखिए कि जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो these are the many types of gaseous air pollutants which can be present in the air, ये एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पोर्टेंस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इम्पोर्टेंस वो दिया हुआ है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कलरलेस गैस, इंटेंस एसिड ऑर्डर, फॉर्म H2SO3 इन वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड की सोल्युबल इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वाटर के अंदर सोल्युबल है और क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2SO4 जिसको बोलते हैं। ये अब इनके जो सिग्निफिकेंस है वो है सिग्निफिकेंस एज एयर पॉल्यूटेंट्स, कि ये किस तरीके से डैमेज करते हैं ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं। तो जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो डैमेज टू वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं एंड लंग्स सिस्टम्स आल्सो। समझे, जो लंग्स है आपके और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर के कौन से पार्टिकल साइज का वो डिपॉजिट हो रहा है पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरी जो है इन्हीं गैसियस पॉल्यूटेंट्स का सिग्निफिकेंस ये जो है शो किया गया है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जितने भी गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो वेरी हार्मफुल टू दी ह्यूमन बॉडीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयरफॉर ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं शुड बी कंट्रोल यूजिंग दी वेरियस कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजीज।
तो जो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है वो भी मैंने इसके अंदर जो है ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, तो उसको भी हम देख लेंगे कि कौन कौन सी वो कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, देखो अब कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी पे जाने से पहले मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसको नेक्स भी बोलते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स हैं कि कौन कौन से गैसियस पॉल्यूटेंट्स, उनका जो है एवरेज क्या है और उसका मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, कि कौन से मेथड से उसको मेज़र किया जाता है और उनको एरिया वाइज कितना उसका जो है कंसंट्रेशन है, किसमें, एम्बिएंट एयर में। तो जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड देखो यहाँ पर ये गिवन है कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर, ये तो टाइम दिया हुआ है, इधर टाइम वेटेड एवरेज, इधर टाइम है, ठीक है, इधर क्या है, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया, वहाँ पर क्या मेजर किया गया है, ये जो है नेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स कौन से हैं वो, और ये जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर, सॉरी इस कॉलम के अंदर जो है कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिनसे कि इन पर्टिकुलर गैसियस पॉल्यूटेंट्स को मेज़र किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल करूँ सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इन्होंने यहाँ पर कैटेगराइज जो किया है, देखो एक तो एनुअली किया है, एक 24 आर किया है। तो 24 जो एनुअली है वो यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन एम्बिएंट एयर में है वो है 50 कितना माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इनकी जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा नहीं कि 50 तो 50 क्या है, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, इतने पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना माइक्रोग्राम है 50 एनुअली, बट इन वन डे 24 आवर्स में 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में वहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो है स्टैंडर्ड्स उसका वो है 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एनुअली एंड फॉर दी 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली। अब जो इसके अंदर जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ये दो मेथड्स हैं, इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड ग्रे मेथड्स एंड सेकंड है अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस। तो ये मेथड्स हैं, आप यहाँ से इनको जो है स्टडी कर सकते हो कि कौन कौन से मेथड्स हैं और इनको अप्लाई भी कर सकते हो कि ये मेथड्स के थ्रू ये कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, उनको क्या है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, सेम वही है, यहाँ पर भी जो डिफरेंट पोल्यूटेंट जो दिए गए हैं उनकी सेम एनुअली और उनकी जो लिमिट्स हैं और इनके जो है कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनके थ्रू जो है उसको मेजर किया जा सकता है। जैसे इसमें अगर मैं जो है अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो बेंजीन को डिटरमाइन कर सकता हूं मैं गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड कंटिन्यूस एनालाइजर। तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी है एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसके थ्रू ये जो कंपोनेंट्स है उसको मैं मेजर कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर कि कितना मेरा बेंजीन है यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो गिवन है इस पोल्यूटेंट के लिए, ये पोल्यूटेंट है आपका बेंजोपायरीन पार्टिकुलेट फेज ओनली। तो इसको मैं जो है डिटरमाइन कर सकता हूँ किसके थ्रू, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय HPLC और GC एनालिसिस। तो वो मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो आपको केमिकल इंजीनियर एज ए केमिकल इंजीनियर आपको ये एयर पोल्यूशन के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और उनको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी ये जो है इसके अंदर ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन से अगर हम स्टेप्स लें जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है some gases which are more soluble in a particular liquid than air, for example ammonia in water, can be separated by dissolving in it।